प्रिय विद्यार्थियों, हम अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का अध्ययन कर रहे थे। उसके पश्चात हम इसी में ही आगे अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, विधि निर्माण संबंधी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वैदेशिक संबंधों के संचालन से संबंधी शक्तियां, दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय नेता के रूप में शक्तियां इत्यादि। तो इन सभी शक्तियों के कारण उसे जो है अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। किंतु इस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने में संविधान निर्माताओं को कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। इस संबंध में एक और तो उनके सामने उपनिवेशों के गवर्नरों के अनुभव थे, जिसमें उन्होंने देखा कि शक्तिशाली शासक किस प्रकार जन स्वातंत्र्य को नष्ट करने का प्रयत्न कर सकते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने परिसंघ के विधान में निर्बल कार्यपालिका के दुष्परिणाम भी देख लिए। अतः अपने परस्पर विरोधी अनुभव के आधार पर वे एक ऐसी कार्यपालिका का निर्माण करना चाहते थे जो सुशासन स्थापित करने में समर्थ हो, लेकिन तानाशाही जैसी स्थिति प्राप्त न कर ले। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा एक ऐसे पद की व्यवस्था की गई। मूल संविधान द्वारा राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई थी और कांग्रेस के अधिनियमों, प्रथाओं, परंपराओं तथा न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा भी इस पद की शक्तियों में वृद्धि ही की हुई है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में फर्ग्यूसन और मैकहेनरी ने कहा है कि किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र द्वारा निर्मित यह सर्वाधिक शक्तिशाली पद है। तो अब हम देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति को यद्यपि अमेरिकी शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक प्रमुख उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। संविधान में कहा भी गया है कि कार्यपालिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसको अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जिनमें सबसे पहला है कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था को बनाए रखना है। अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। उसका यह प्रमुख दायित्व है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियों तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन करवाए। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कर सकता है, पर वह इस बात का निर्णय करता है कि किन कानूनों को अधिक कठोरता के साथ लागू किया जाए और किन्हें कम कठोरता के साथ लागू किया जाए। कानून लागू करने के साथ ही उसका संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का भी दायित्व है, और इस दायित्व का संवैधानिक आधार संवैधानिक अनुच्छेद 4 है, जिसमें इस बात का वर्णन है कि संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणतंत्रीय सरकार की गारंटी देती है और प्रत्येक राज्य के बाहरी आक्रमण और आंतरिक हिंसा से वह रक्षा करेगी। तो इस आधार पर उसको जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति मिल जाती है। यदि किसी राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को खतरा हो या उस पर बाहरी आक्रमण की आशंका हो, तो राष्ट्रपति राज्य के अधिकारियों से प्रार्थना की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं अपनी पहल पर कार्य कर सकता है। आंतरिक हिंसा या उपद्रव की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर या विधानमंडल के आग्रह पर ही सैनिक सहायता प्रदान करता है, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में संघीय कानूनों की क्रियान्विति में बाधा उपस्थित हो या संघीय संपत्ति या अंतर्राज्यीय वाणिज्य को खतरा हो, तो राष्ट्रपति अपनी पहल पर भी कार्य कर सकता है।
दूसरी है उसकी इसी कार्यपालिका शक्तियों में दूसरा पॉइंट है उसका प्रशासन के संचालन से संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक भी है। शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं संपूर्ण प्रशासन का संचालन करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का ही है। संविधान में कहा भी गया है, अधिशासनिक शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों में होगी। संघीय सरकार के समस्त प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालित होंगे। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से किसी भी विषय पर प्रतिवेदन या सम्मति भी मांग सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों, अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं, यह देखना उसका दायित्व है। और उसके द्वारा अध्यादेश, अनुदेश, नियम, उपनियम, आदेश जारी किए जा सकते हैं। उसके द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों तथा अन्य अधिकारियों को भी आदेश जारी किए जा सकते हैं और संबंधित अधिकारियों के लिए इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारी से किसी भी विषय पर प्रतिवेदन या संपत्ति का मांग कर सकता है। तीसरी है नियुक्ति और पदच्युति संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत तीसरा पॉइंट राष्ट्रपति की जो महत्वपूर्ण शक्ति है वह विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करता है और कांग्रेस पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। संविधान में संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। वे उच्च अधिकारी जिन पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उनके बहुमत से ही सहमति से ही नियुक्ति कर सकता है। दूसरा, वे निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय की नियुक्तियाँ कर सकता है। क्योंकि संविधान में निम्न पदों की व्याख्या नहीं की गई है, इसलिए यह निश्चित करना कि निम्न पदों के अंतर्गत कौन से अधिकारी आते हैं कांग्रेस के अधिकार में है और वही इन पदों की नियुक्ति को ढंग को निश्चित करती है। संविधान के अनुसार राजदूतों, अन्य दूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, उनके सचिवों, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्यों, चुंगी अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और सेना तथा नौसेना में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं, परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि की जानी अनिवार्य है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्यों, राजदूतों, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायकों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को सीनेट के द्वारा पुष्टि प्रदान कर दी जाती है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद हैं। अब तक 8 बार सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा की गई मंत्रियों की नियुक्तियों को अस्वीकार कर दिया है और राजदूतों तथा न्यायाधीशों की लगभग 1/5 नियुक्तियों को सीनेट ने अस्वीकार किया है। राष्ट्रपति को इस संबंध में सामान्य व्यवहार यह है कि राष्ट्रपति के दल के सीनेट के सदस्य राष्ट्रपति के सम्मुख नाम प्रस्तावित करते हैं और सामान्यतः राष्ट्रपति इसे स्वीकार कर लेता है। यानी जो सीनेट के द्वारा जो नियुक्तियां होती हैं उस संबंध में राष्ट्रपति सीनेट के जो सदस्य यदि राष्ट्रपति के सम्मुख नाम प्रस्तावित करते हैं और सामान्यतः राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लेता है, जिन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सीनेट की सहमति आवश्यक होती है उनकी भी राष्ट्रपति एक विशेष विधि के अनुसार कुछ समय तक सीनेट की सहमति के बिना नियुक्ति कर सकता है। इसे अल्प अवकाश नियुक्ति रेसेसिस अपॉइंटमेंट्स कहते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सीनेट के 2 अधिवेशनों के बीच के काल में नियुक्ति कर सकता है। चौथा है सीनेट के प्रति शिष्टता। अनेक संघीय पदों, विशेषतः राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर विशेष पद्धति की नियुक्तियां की जाती हैं, जिन्हें सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। यह एक अलिखित नियम या परंपरा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन
सीनेट सदस्यों की नियुक्ति करने के संबंध में मंत्रणा करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिसमें नियुक्ति करनी है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता तो अपनी निजी इच्छा से नियुक्तियां कर सकता है। अन्य सदस्य सीनेट के प्रति शिष्टता के नियम के अनुसार संभवतः राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति को अस्वीकार कर देंगे। इस नियम के कई उदाहरण मिल सकते हैं, जैसे 1938-39 का फ्लाइड एंड रॉबर्ट का मामला है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने फ्लाइड एंड रॉबर्ट को पश्चिमी वर्जीनिया के संघीय जिला न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया और इस नियुक्ति पर वर्जीनिया राज्य के दोनों सीनेटों ने आपत्ति की, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर कोई महत्व नहीं दिया और रॉबर्ट का नाम सीनेट के पास पुष्टिकरण के लिए भेज दिया। सीनेट ने इसे अस्वीकृत कर दिया। इसी तरह सीनेट के प्रति शिष्टता राष्ट्रपति की शक्ति पर एक अंकुश होते हुए भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति संरक्षण के बहुत महत्वपूर्ण अधिकारों का उपभोग करता है और ऊंचे वेतन प्राप्त करने वाले अनेक अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथों में ही होती है। पांचवी है क्षमादान की शक्ति। अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा करने, उनके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्व क्षमा की भी प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति की पर दो प्रतिबंध हैं। पहला, राज्यों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराधियों में दंडित व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, वह केवल संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में ही क्षमा प्रदान कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। छठा है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राज्य की जो कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति अमेरिका की परराष्ट्र नीति को निर्धारित करता है और विश्व के अधिकांश राज्यों के साथ अमेरिका के परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है। 1800 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने घोषणा की थी कि वैदेशिक संबंधों में राष्ट्रपति एकमात्र अधिकरण है और विदेशी राष्ट्रों के मध्य उसका एकमात्र प्रतिनिधि है। परराष्ट्र संबंधों के संचालन में उसके द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे राजदूतों की नियुक्ति करना, अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति जो है पर दूसरे देशों में अपने देश के राजदूतों की नियुक्ति करता है। यद्यपि इस शक्ति पर सीनेट की सहमति आवश्यक है, अतः अनेक बार राष्ट्रपति अपने विशेष अभिकर्ताओं को नियुक्त करते हैं जिन पर सीनेट का समर्थन की आवश्यकता नहीं रहती है। अमेरिकी विदेश नीति का प्रवक्ता के रूप में कि राष्ट्रपति अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख प्रवक्ता होता है तथा कांग्रेस के समय समय पर भेजे गए राष्ट्रपति के संदेशों द्वारा ही कई महत्वपूर्ण विदेशी नीति संबंधी उद्घोषणाओं को जन्म दिया है। विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करना भी राष्ट्रपति की एक अन्य उल्लेखनीय शक्ति है। इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति सुविवेक से करता है और कभी कभी वह विदेश नीति के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। अन्य देशों के साथ जो है संधियां करना, प्रशासकीय समझौता करना है, लेकिन वे संधियां तभी वैध समझी जाती हैं जबकि सीनेट के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से पुष्टि कर दी जाए। यदि सीनेट राष्ट्रपति की विरोधी हो तो राष्ट्रपति स्वेच्छानुसार संधियां कभी नहीं कर सकता। सीनेट के द्वारा वर्साई की संधि का अनुसमर्थन न किए जाने के कारण ही अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका था। सीनेट की विदेश संबंधी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वर्तमान समय में प्राय राष्ट्रपति प्रभावशाली सीनेटरों को संधि वार्ता में सम्मिलित करते हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले शिष्टमंडलों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं और इसी प्रकार के अन्य उपायों द्वारा उनका समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। 7वां पॉइंट कार्यपालिका शक्तियों में विदेशों में अमेरिकी नागरिकों के हितों का संरक्षण है।
यदि प्रवास काल में अमेरिकी नागरिकों के साथ विदेशों में कहीं दुर्व्यवहार किया जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर हर्जाने की मांग कर सकता है। सशस्त्र सेना 8वां पॉइंट है सशस्त्र सेनाओं का सेनापतित्व। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सभापतित्व करता है और इस नाते वह जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे यह स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने, युद्ध का संचालन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रयोग इस प्रकार कर सकता है कि कांग्रेस के सामने युद्ध घोषित करने के अतिरिक्त कोई मार्ग ही न रहे। इसके अनेक जो है उदाहरण हैं द्वितीय विश्व के घटनाक्रम से दिया जा सकता है, जिसके अंतर्गत रूजवेल्ट प्रशासन के द्वारा मित्र राष्ट्रों को दी जाने वाली सहायता के कारण जापान द्वारा अमेरिकी जहाज पर्ल हार्बर को नष्ट कर दिया गया और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर कांग्रेस को जापान और दूरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी थी। तो इस प्रकार जो सशस्त्र सेनाओं के सेनापति के रूप में राष्ट्रपति व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह निश्चित करता है कि सेनाएं एकत्रित की जाएं तथा हवाई अड्डे और जहाजी बेड़े कहाँ स्थापित किए जाएं। दोनों महायुद्धों को दृष्टि में रखते हुए ये कहना बहुत अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि युद्ध काल में उसकी स्थिति लगभग अधिनायक जैसी हो जाती है। 1991 में अमेरिका तथा इसके सहयोगी देशों ने इराक के विरुद्ध जिस रूप में कार्यवाही की उससे यही बात की पुष्टि होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान के रूप में अपनी अनेक व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। यद्यपि उसकी शक्तियों पर सीनेट का अंकुश होता है, लेकिन बहुत कुछ बातें उसके हाथ में ही होती हैं और वह जब चाहे इसका प्रयोग कर सकता है। आज हम कार्यपालिका शक्तियों में इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।